क्या हो अगर इतिहास की सबसे मशहूर कहानियों में से एक, जिसे हम सब सच मानकर बैठे हैं, असल में एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा निकले। तो चलिए आज परत दर परत खोलते हैं क्लियोपेट्रा की मौत की कहानी का सच। ये कहानी हम सबने सुनी है ना? एकदम फिल्मी, रोमांटिक और नाटकीय अंत की तस्वीर। लेकिन क्या ये वाकई में सच है? असल कहानी आत्महत्या की है ही नहीं। ये तो एक बहुत ही क्रूर, सोचा समझा मनोवैज्ञानिक खेल था। मिस्र की आखिरी फ़ैरो को उसकी मौत से पहले ही तोड़ने के लिए बनाया गया एक ऑपरेशन। तो चलिए इस खेल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ऑक्टेवियन जो बाद में सम्राट ऑगस्टस बना, उसकी एक बड़ी समस्या थी। वो एक गृह युद्ध लड़ रहा था, मतलब रोमन को मार रहे थे। उसे किसी भी तरह इस लड़ाई को एक विदेशी दुश्मन के खिलाफ एक जायज जंग दिखाना था। और इसे समझने के लिए रोमन ट्रायम्फ को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोई जीत की परेड नहीं थी, नहीं। ये हारे हुए दुश्मन को सबके सामने जलील करने का, उसकी हिम्मत तोड़ने का एक तरीका था। और क्लियोपैट्रा ऑक्टेवियन के इस ट्रायम्फ का सबसे बड़ा आकर्षण बनने वाली थी। और जिल्लत का एक तयशुदा तरीका था, एक फॉर्मूला। पहले जंजीरों में जकड़कर गलियों में घुमाया जाता, फिर रस्मों के नाम पर बेइज्जत किया जाता, और आखिर में सबके सामने मौत। क्लियोपैट्रा ये सब जानती थी। उसने अपनी आंखों से ये होते हुए देखा था। वो जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। और यही बात हमें क्लियोपैट्रा की जिंदगी के आखिरी 10 दिनों पर ले आती है। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ये एक धीमी, सोची समझी मशीन थी जो उसे तोड़ने के लिए चलाई गई थी। तो जरा इन तारीखों पर नजर डालते हैं। 1 अगस्त को उसकी गिरफ्तारी और फिर 12 अगस्त को उसका आखिरी फैसला। हर एक दिन ऑक्टेवियन का मनोवैज्ञानिक शिकंजा कसता जा रहा था। तो पहले दिन क्या हुआ? एंटनी की मौत के कुछ ही मिनटों बाद ऑक्टेवियन के सिपाही क्लियोपैट्रा तक पहुंच गए। उसे निहत्था किया गया और महल के एक कमरे में बंद कर दिया गया। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। ऑक्टेवियन बहुत चालाक था। वो जानता था कि क्लियोपैट्रा को सिर्फ कैद करना काफी नहीं है। उसे उसकी हिम्मत को, उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ना होगा। और इसके लिए उसने एक मां के सबसे बड़े डर को हथियार बनाया। गिरफ्तारी के ठीक अगले दिन ऑक्टेवियन ने यह संदेश भेजा। ये कोई तसल्ली नहीं थी, ये एक साफ साफ धमकी थी। तुम्हारे बच्चे तब तक ही जिंदा हैं जब तक तुम हमारा कहना मानोगी। ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना नामुमकिन था। एक तरफ थी उसकी इज्जत, जो कहती थी कि इस जिल्लत से अच्छा है मर जाना। और दूसरी तरफ थी एक माँ की ममता, जो अपने बच्चों, खासकर अपने बड़े बेटे सिजेरियन को बचाने के लिए सब कुछ सहने को तैयार थी। और ऑक्टेवियन ने अगले कई दिनों तक क्लियोपैट्रा को इसी कश्मकश में फंसाए रखा। हर दिन दबाव और बढ़ाता गया। और ये क्रूरता यहीं नहीं रुकी। जरा सोचिए, 3 अगस्त को ऑक्टेवियन ने कुछ आर्किटेक्ट्स को उसके कमरे में भेजा। किस लिए? रोम में होने वाली परेड के लिए उसका नाप लेने। उसे एक चीज की तरह नापा जा रहा था, ये बताने के लिए कि तुम्हारी बेइज्जती तो होकर रहेगी। तो कुल मिलाकर उसे हर तरह से तोड़ा जा रहा था। उसे बिल्कुल अकेला रखा गया। उसकी रोज तलाशी होती, और सबसे ज्यादा जालिमाना बात, उसे पास में खेलते हुए अपने बच्चों की हंसी सुनाई जाती थी, लेकिन वो उनसे मिल नहीं सकती थी। ये उसकी हिम्मत को पूरी तरह से कुचल देने की एक तकनीक थी। लेकिन इतने जुल्म के बाद भी क्लियोपैट्रा टूटी नहीं। और यहीं कहानी में एक मोड़ आता है, जहां वो बाजी को अपने हाथ में ले लेती है। 11 अगस्त को सब कुछ बदल गया। क्लियोपैट्रा को किसी तरह यह पता चल गया कि ऑक्टेवियन के सारे वादे झूठे हैं। वो उसके बेटे सीजेरियन को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जूलियस सीजर का वारिस था। ऑक्टेवियन के लिए एक सीधा खतरा। जैसे ही उसे यह सच पता चला, वो ऑक्टेवियन के मनोवैज्ञानिक जाल से आजाद हो गई। अब जब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था, उसने अपना आखिरी दांव चला। उसने एंटनी के मकबरे पर जाने की इजाजत मांगी, और वहां उसने बड़ी चालाकी से जहर की एक शीशी हासिल कर ली, जिसे उसने पहले से ही वहां छिपा रखा था। तो ये अंजीर में सांप वाली कहानी, ये सिर्फ एक कहानी है। असल में ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम था। अगली सुबह 12 अगस्त को जब पहरेदारों ने दरवाजा तोड़ा, तो उन्होंने देखा कि क्लियोपैट्रा एक सुनहरे सोफे पर लेटी है, मृत। उसने अपनी शाही पोशाक पहनी हुई थी। उसने अपनी पहचान वापस पा ली थी। वो एक रानी की तरह मरी। उसकी वफादार दासी चार्मियन भी वहीं दम तोड़ रही थी। जब एक पहरेदार ने गुस्से से पूछा, क्या यह सही हुआ, तो उसने अपनी आखिरी सांसों में जवाब दिया, बिल्कुल सही,
इतने महान राजाओं की वंशज के लिए यही सही है। और फिर वो भी मर गई। उसकी उम्र सिर्फ 39 साल थी। तो क्लियोपैट्रा ने ऑक्टेवियन को अपनी जिल्लत भरी परेड निकालने से तो रोक दिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल सवाल तो यह है कि आखिर में कहानी लिखता कौन है। और यहीं पर आखिरी सबसे क्रूर मोड़ आता है। ऑक्टेवियन फिर भी जीत गया। उसने क्लियोपैट्रा का शरीर तो नहीं, पर उसका एक पुतला बनवाया, जिसके हाथ पर एक सांप लिपटा हुआ था, और उसी पुतले की परेड रोम की सड़कों पर करवाई। उसने दुनिया को वो कहानी दिखाई जो वो दिखाना चाहता था, और उसकी घड़ी हुई कहानी ही इतिहास बन गई। तो यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आप ये तय कर भी लें कि आप हारेंगे कैसे, लेकिन नतीजा फिर भी वही रहे, तो क्या उसे जीत कहा जा सकता है? इतिहास अक्सर विजेताओं की लिखी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियों को जानना और उन्हें आगे बढ़ाना जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि ताकत असल में काम कैसे करती है। अगर इस पूरी बातचीत ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें ये सच जानना चाहिए।